बाहर तेज तूफान और बारिश हो रही थी। वो मेरे दरवाजे पर आई थी, पूरी तरह से भीगी हुई। उसने मुझसे सिर्फ एक रात रुकने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और अगले ही दिन मुझे उसकी डेड बॉडी मेरे घर के पास वाली एक सुनसान गली में पड़ी मिली। इस बात ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। इसी गिल्ट ने मुझे एक पुलिस ऑफिसर बना दिया। पूरे 10 साल तक मैं पागल की तरह उस कातिल को ढूंढता रहा, लेकिन उस रात की भारी बारिश ने सारे सबूत मिटा दिए थे। 10 साल में मुझे एक भी सुराग नहीं मिला, लेकिन फिर अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और सब कुछ बदल गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं पसीने से तरबतर था। किस्मत ने मुझे वापस उसी रात में भेज दिया था। दरवाजे के बाहर वो फिर से खड़ी थी, कांपती हुई, डरी हुई और रो रही थी। उसने मुझसे कहा, मेरे पेरेंट्स बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं, घर पर सिर्फ मैं हूँ, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? मैं घर के सारे काम कर दूंगी। मैं बस उसे देखे जा रहा था। मेरे हाथ अपने आप उसकी तरफ बढ़े। वो डर से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। मैंने उसके ठंडे चेहरे को छुआ। उसकी वो कांपती हुई सांसें, वो सच में जिंदा थी। मैं सच में वापस आ गया था। तभी वो घबराकर बोली, सॉरी। वो घबराकर पीछे हटी और बारिश के पानी में उसका पैर फिसल गया। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, मैंने झट से आगे बढ़कर उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। बारिश की तेज आवाज के बीच एकदम सन्नाटा छा गया। वो मेरी बाहों में थी, इतनी डरी हुई कि वो हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मुझे एहसास हुआ और मैंने तुरंत उसे छोड़ा। मैं थोड़ा पीछे हटा और रोशनी में आते हुए बोला, तुम्हें बहुत ठंड लग रही है, मैंने बस तुम्हें थोड़ा वार्म फील कराने की कोशिश की। आई एम सॉरी। उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं। मैंने दरवाजा पूरा खोला और उसे अंदर आने दिया। अंदर आते हुए उसके चेहरे पर बिल्कुल भी रंग नहीं था। वो एकदम पीली पड़ चुकी थी। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। मुझे याद था कि पिछले जन्म में उस सीरियल किलर ने इसी रात उसे मारा था और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गया था। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और खुद से वादा किया, इस बार मैं ना सिर्फ इसे बचाऊंगा बल्कि अपने कई सालों के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस का यूज करके आज रात ही उस कातिल को भी खत्म कर दूंगा। वो दरवाजे के पास बहुत ही नर्वस खड़ी थी, अपने कपड़ों को कसकर पकड़े हुए। जब मैं उसके लिए स्लीपर्स लेने मुड़ा तो वो और घबरा गई। वो बोली, मेरे मुझे गीले हैं, तुम्हारे स्लीपर्स गंदे हो जाएंगे, मैं नंगे पैर ही अंदर आ जाती हूँ, मैं बाद में तुम्हारे लिए पोंछा लगा दूंगी। बाहर तूफान था और एक लड़के के घर में वो अकेली थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। वो इतनी डरी हुई थी कि उसने अपने नाखून अपनी हथेलियों में गड़ा लिए, बस खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही। उसकी घबराहट कम करने के लिए मैं दूसरी तरफ मुड़ गया। उसने जल्दी से अपनी नजरों से पूरे कमरे को देखा। टेबल पे रखी गर्म चाय और कुछ अस्त व्यस्त डिब्बों को देखकर वो थोड़ी रिलैक्स हुई। उसने अपने सिर पर तौलिया रखा हुआ था और झिझकते हुए मुझसे पूछा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे कुछ कपड़े पहन सकती हूँ? मेरे कपड़े बहुत गीले हो गए। मैंने नोटिस किया कि उसने अपनी भीगी हुई शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। मैंने कहा, वैसे भी तुम्हें कपड़े बदलने ही है तो क्यों ना तुम एक हॉट बाथ ले लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैंने उसे बताया कि गेस्ट रूम में बाथटब नहीं है, इसलिए वो मेरे रूम का बाथरूम यूज कर ले, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी चला देता हूँ। मैंने कहा। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी शर्मा गई और धीरे से हाँ में सिर हिलाया। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं उसके लिए बाथटब में गर्म पानी भर रहा था। वो दरवाजे से मेरी तरफ देख रही थी। उसने फाइनली हिम्मत जुटाई और बोली, क्लासमेट। मैंने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। मैं पानी बंद करके उसकी तरफ मुड़ा। वो मुझे ही देख रही थी। मैं चलकर उसके एकदम करीब गया, उसकी आंखों में सीधा देखा और पूछा, क्या तुम मुझसे ये पूछना चाहती हो कि मैंने तुमसे ये क्यों नहीं पूछा कि तुम मेरे घर क्यों रुकना चाहती हो? मेरी बात सुनकर वो थोड़ी हैरान हुई। उसने अपना सिर उठाया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। फिर उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। मैंने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की इतनी तेज बारिश में मेरे घर आकर पनाह मांग रही है, इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, और अगर तुम वो बात अभी नहीं बता चाहती तो मैं तुमसे बार बार पूछकर तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं पानी चेक करके बाथरूम से बाहर आया और उसके पास गया। मैंने अचानक अपना एक हाथ उसके चेहरे के पास दीवार पे रखा और उसे अपने बीच में कर लिया। वो थोड़ी घबरा गई। मैं उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन तुम एक अनजान लड़के के साथ इस घर में अकेली हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता हूँ? वो दीवार से सटकर खड़ी थी। उसने अपने होठों को हल्का सा काटा और मुझे देखकर बोली, मुझे तुम पर भरोसा है। उसका ये सीधा जवाब और उसकी आंखों में दिखने वाला वो भरोसा, उसने मुझे पूरी तरह निहत्था कर दिया। मेरे सारे सवाल खत्म हो गए। मुझे याद आया कि मुझे आज रात ही उस कातिल को भी पकड़ना है। मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हटाया और कहा, ठीक है, तुम आराम से नहा लो। उसने मुझसे पहनने के लिए कपड़े मांगे। मैंने अपनी अलमारी से एक हुडी निकाली और उसे देते हुए कहा, तुम्हारी हाइट के हिसाब से ये हुडी तुम्हें एक ड्रेस की तरह फिट आएगी, तुम अभी के लिए इसे पहन लो। तुम्हारे गीले कपड़े वॉशिंग मशीन में है, वो धुलकर जल्दी ही सूख जाएंगे। उसने हुडी ली और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। फिर वो बाथरूम में चली गई। उसका वो थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए था और शायद इस बात के लिए भी कि मैंने उसकी मजबूरी को बिना पूछे समझ लिया था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं मुस्कुराया और बेडरूम से बाहर चला गया ताकि उसके लिए थोड़ी झंझटी बना सकूं। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। वो मेरी दी हुई उस ओवरसाइज हुडी को पहनकर बाहर आई। गर्म पानी से नहाने की वजह से उसके गाल हल्के लाल हो गए थे। उस लंबी हुडी में वो बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसके लिए पहले ही कुछ गर्म स्लीपर्स रख दिए थे। वो स्लीपर्स पहनकर बाहर आई तो अब वो काफी रिलैक्स लग रही थी। किचन से आती हुई झंझटी महक ने उसका ध्यान खींचा। मैं एक मग में चाय लेकर उसके पास गया। मैंने उसे चाय का मग दिया और कहा, ये लो, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो चाय पीने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़े नूडल्स बना दूं? उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्या ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रॉब्लम? इसमें क्या प्रॉब्लम है, बस कुछ मिनटों का काम है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स में 2 अंडे भी डाल दूंगा। मैं मुड़ने ही वाला था कि तभी उसने मेरे शर्ट का किनारा पकड़ लिया। उसने मुझे देखते हुए कहा, मुझे अंडे फ्राई करने आते हैं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। हम दोनों किचन में आ गए। मैं बहुत ही तेजी से और परफेक्शन के साथ सब्जियां काट रहा था। मेरी चाकू चलाने की स्पीड देखकर वो हैरान रह गई। मैंने कुछ ही सेकंड्स में टमाटर और सॉसेस के एकदम बराबर स्लाइस कर दिए थे। उसे अंडे निकालने थे, लेकिन वो फ्रिज के सबसे ऊपर वाले
शेल्फ पर रखे थे। वो एक छोटे से स्टूल पर चढ़ी और अंडों के डिब्बे तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने अपने हाथ ऊपर किए, वो ओवरसाइज हुडी थोड़ी ऊपर खिसक गई। मेरी नजर अचानक उसी तरफ गई। उसने मुझे घूरते हुए देखा। वो घबराई और जल्दी से अपनी हुडी को नीचे खींचने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो स्टूल से नीचे गिरने लगी। मैं तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और पीछे से उसकी कमर पे अपना हाथ रखा, लेकिन मेरा हाथ अचानक एक गलत जगह पर चला गया। वो मेरा हाथ लगते ही एकदम नरम पड़ गई और सीधा मेरी बाहों में गिर पड़ी। उसके बालों से आती शैम्पू की महक और बॉडी वॉश की फ्रेशनेस, हम दोनों एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न रह गए। हम बस उसी पोजीशन में एक दूसरे को देख रहे थे। तभी गैस पर रखे बर्तन से पानी उबलकर बाहर गिर लगा, जिसकी आवाज ने हमें इस अजीब सी सिचुएशन से बाहर निकाला। मैं झट से पीछे हटा और मैंने करछी उसके हाथ में थमा दी। मैंने हड़बड़ाहट में कहा, तुम ये नूडल्स चलाओ, मैं अंडे लेकर आता हूँ। मैं मुड़ा और शीशे में मेरी नजर अपने ही चेहरे पर पड़ी। मेरे कान लाल हो रहे थे। इतने सालों बाद मैं किसी लड़की के इतने करीब आया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे इस तरह से अनकंफर्टेबल कर सकता है। वो भी अपनी लाल होती हुई आंखों को छुपाते हुए नूडल्स को हिला रही थी। तेल के छींटे उड़ने की आवाज ने हमारे दिलों की तेज धड़कनों को जैसे छुपा लिया था। टोमेटो सूप की महक से पूरा किचन भर गया था। मैंने दोनों बाउल टेबल पे रखे। मैं अभी भी थोड़ा नर्वस था, इसलिए मैंने उसके हाथों को छूने से बचते हुए बाउल उसकी तरफ खिसकाया। मैंने कहा, ध्यान से, ये बहुत गर्म है। फिर मैंने टीवी का रिमोट उठाते हुए कहा, तुम्हें जो चैनल देखना हो ला लो। जैसे ही टीवी ऑन हुआ, वो एकदम से चौंक गई। स्क्रीन पर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे मैं बदलना भूल गया था, जो बहुत ही एम्बैरेसिंग था। मैं बुरी तरह झेप गया और मैंने धीरे से खांसते हुए जल्दी से चैनल बदल दिया। मैंने तुरंत शिनचैन लगा दिया। मुझे याद है पिछले जन्म में भी मैं ये कार्टून इसीलिए देखता था ताकि कोई मुझे स्टडी मटेरियल देखते हुए ना पकड़ ले, लेकिन अब तो मुझे इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। मैं बस नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था। उसने भी तेजी से बात पलटी और मेरी कुकिंग की तारीफ करते हुए बोली, तुम्हारी कुकिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं। मैंने एक टिश्यू पेपर लिया और उसके चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा, आराम से खाओ, बर्तन में अभी और भी है। वो बहुत ध्यान से नूडल्स खा रही थी। उसने पूरा बाउल खाली कर दिया और उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल थी। मैंने उससे पूछा, क्या एक बाउल से तुम्हारा पेट भर गया? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तभी खिड़की के बाहर बहुत जोर से बिजली कड़की। मैं झट से चौंका और मेरी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर गई। 9:57 हो रहे थे। पिछले जन्म में इसी समय के आसपास उसका मर्डर हुआ था। मेरे पास अब सिर्फ आधा घंटा था। इस बार मुझे उस कातिल का असली चेहरा देखना था। अब मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे तुरंत क्राइम सीन के पास जाना होगा। मैंने एक गिलास पानी और एक ब्लैंकेट उसे दिया। मैंने कहा, अगर तुम्हारा पेट भर गया है तो तुम सोफे पर बैठकर टीवी देखो, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ कुछ स्नैक्स लेने, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसने हैरानी से पूछा, इतनी तेज बारिश में तुम बाहर क्यों जा रहे हो? मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं, बस पास ही जा रहा हूँ। मैं दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन फिर अचानक रुक गया और पीछे मुड़ा। मुझे डर था कि कहीं वो कातिल उसे फॉलो करते हुए यहाँ तक तो नहीं पहुंच गया। मैंने उसे बहुत सीरियस होकर कहा, याद रखना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। मेरे पास मेरी चाबी है, इसलिए मैं बेल नहीं बजाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो एक सहमी हुई बिल्ली की तरह सिर हिलाने लगी। उसने खुद को ब्लैंकेट में और भी कसकर लपेट लिया। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, कमरे में एक सन्नाटा छा गया। वो सोफे पर सिकुड़ कर बैठ गई और मेरे वापस आने का इंतजार करने लगी। मैंने अपना काला छाता खोला और बारिश में निकल पड़ा। मैंने अपनी वाटरप्रूफ घड़ी देखी। 9:58 हो रहे थे। पिछले जन्म में फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 10:30 के आसपास हुई थी। मेरा आज रात का टारगेट वो 24 घंटे खुलने वाला कन्वीनियंस स्टोर था। पिछले जन्म में वो इसी रास्ते से गुजरी थी। उसने स्टोर से छाता लिया था, कुछ खाया था और फिर उस सुनसान गली में गई थी जहाँ उसका मर्डर हुआ था। हालांकि वो इस वक्त मेरे घर पे सेफ थी, लेकिन मुझे ये कंफर्म करना था कि क्या टाइमलाइन में कोई बदलाव हुआ है। क्या वो कातिल अब भी वहीं आएगा? क्या कोई और लड़की तो उसकी जगह नहीं मारी जाएगी? मैं ये सब कभी नहीं होने दे सकता था। रास्ते में मैंने अपना फोन निकाला और घर के सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज चेक की। स्क्रीन पे वो सोफे पे बैठी थी, अपने घुटनों को अपनी छाती से लगाए हुए टीवी देख रही थी। ये देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि वो शांति से घर पर है और उसने कोई बेवकूफी नहीं की है। मैंने अपने कदम तेज किए और जल्द ही कन्वीनियंस स्टोर के पास पहुंच गया। तभी मुझे एक गली से कुछ आवाजें सुनाई दी। गली में कूड़ेदान के पास एक पतला दुबला लड़का जमीन पर पड़ा था और कुछ गुंडे उसे घेर कर मार रहे थे। वो लड़का दर्द से तड़प रहा था और वो गुंडे लगातार उसे पीट रहे थे। एक गुंडे ने जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि उसने अपने हाथ में क्या छुपा रखा है। जमीन पर पड़ा वो लड़का एक हल्के भूरे रंग के रुमाल को कसकर पड़े हुए था। उसके पास एक छोटा लोहे का बॉक्स गिरा हुआ था। मैं उसे एक नजर में पहचान लिया। वो मेरी ही क्लास का एक लड़का था, ये सी। वो बहुत शांत रहता था और क्लास में अक्सर उसे परेशान किया जाता था। मेरी आहट सुनकर वो गुंडे चौंक कर मुड़े। उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। मेरे पेरेंट्स शहर के कुछ अमीर और प्रभावशाली लोगों में से थे और ये गुंडे ये बात अच्छे से जानते थे। वो मुझसे बहुत डरते थे। मुझे देखकर वो इतने डर गए कि उन्होंने अपना छाता भी वहीं छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर भागने लगे। गली में अब सिर्फ बारिश की आवाज और लोहे की छतों पर गिरने वाली पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। मैं उस लड़के के पास गया और मैंने अपना छाता उसके ऊपर कर दिया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अस्पताल ले जाऊं? तभी मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसके हाथ पर एक पुराना जलने का निशान था जो शायद कुछ महीने पहले का था। मैंने उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वो एकदम से पीछे हट गया। तभी उसका वो लोहे का बॉक्स खुला और उसमें से कुछ रंग बिरंगे चौक और थोड़ी सी कैट फूड जमीन पर गिर गई। वो रोते हुए बोला, थैंक यू, थैंक यू। वो अपना बैग उठाने के लिए झुका। उसके गीले बालों से उसकी आंखों के पास के आंसू छुप गए थे। तभी मैंने उसके बाएं हाथ के नाखून देखे। उन पर गहरे लाल रंग के दाग थे जो सूखे खून जैसे लग रहे थे। मैंने कहा, इतनी तेज बारिश में
में तुम यहाँ बिल्लियों को खाना खिलाने आए थे? ये सी ने कांपते हुए हाँ कहा। तभी वो बहुत जोर से खांसने लगा। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। मैंने अपना जैकेट उतार कर उसे दिया। मैंने कहा, क्या तुम्हारी माँ फिर से काम के सिलसिले में बाहर गई है? अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारे छोटे भाई का ख्याल कौन रखेगा? तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, पिछले जन्म की वो सीसीटीवी फुटेज। उस वीडियो में वो कन्वीनियंस स्टोर के बाहर किसी चीज को देखकर गली की तरफ गई थी। अब मुझे समझ आ रहा था, उसने ये सी को उन गुंडों से पिटते हुए देखा होगा। मेरे दिमाग में पिछले जन्म की सारी कड़ियां जुड़ने लगी। अगर पिछले जन्म में वो कन्वीनियंस स्टोर से निकलकर उस गली में गई थी तो उसने शायद ये सी को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो खुद पूरी तरह भीगी हुई थी और वो गुंडे इतने खतरनाक थे कि शायद उन्होंने उसके साथ भी बदतमीजी की होगी। मुझे याद आया कि पिछले जन्म में सोमवार को जब मैंने ये सी को देखा था तो उसके घाव बहुत गहरे थे, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था। इसका मतलब था कि उस रात ये सी ने अपनी जान पर खेलकर उसे उन गुंडों से बचाया था और वो गुंडे वहां से चले गए थे। इसका मतलब वो कातिल कोई और था, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस रात वहां मौजूद था। मैंने सारी बातों को जोड़कर देखा और मुझे सिर्फ एक ही सुराग मिला, वो कातिल। उस रात इतनी तेज बारिश में वो तेज चाकू लेकर बाहर क्यों निकला था? उसे कैसे पता था कि वो उस गली में हुई? मुझे याद आया कि वो तीनों गुंडे जो अभी अभी यहाँ से भागे थे, हो सकता है कि उनमें से किसी के पास चाकू हो। मुझे तुरंत उनका पीछा करना था, लेकिन इस सी का क्या? वो बुरी तरह से घायल था। मैंने सोचा कि अगर वो घर चला जाए तो वो ठीक हो जाएगा। पिछले जन्म में भी तो वो सही सलामत था और अपनी ग्रेजुएशन तक जिंदा था, तो मैंने उसे अभी के लिए यहीं छोड़ने का फैसला किया। मैंने कहा, अगर तुम ठीक हो तो जल्दी से घर चले जाओ। मैं मुड़ा ही था कि मेरी नजर जमीन पे पड़ी। वहाँ उस गुंडे का टूटा हुआ छाता पड़ा था। मैंने अपना छाता ये सी के हाथ में दे दिया और कहा, तुम्हारे पास छाता नहीं है, ये रख लो। मुझे अभी कुछ काम है तो मैं तुम्हें घर तक नहीं छोड़ सकता, संभलकर घर जाना। ये सी कुछ कहता उससे पहले तेजी से उस बारिश में भागने लगा। वो तीनों गुंडे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। इतनी तेज बारिश में वो किसी जगह छुपने की कोशिश कर रहे होंगे। मैंने उन्हें एक टीन शेड के नीचे छुपे हुए देखा। वो तीनों अभी भी डरे हुए थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें किसी तरह मुझ पर पीछे से हमला करना चाहिए। वो मेरी फैमिली के बैकग्राउंड से बहुत खौफ खाते थे, लेकिन फिर भी वो मेरे खिलाफ कुछ गलत करने की सोच रहे थे। मैं बहुत तेजी से उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे अचानक अपने सामने देखकर वो तीनों बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि मैं शायद उनसे पैसे मांगने आया हूँ। वो अपने बचाव में हाथ खड़े करने लगे। मैंने एकदम शांत आवाज में कहा, दोस्तों क्या तुम मुझे एक चीज उधार दे सकते हो? वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक ने डरते हुए कहा, पैसे नहीं तो फिर क्या चाहिए? वो तीनों मुझे ही घूर रहे थे। मैंने एक बहुत ही डरावनी और अजीब सी स्माइल के साथ कहा, एक चाकू। वो तीनों मेरी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने उन्हें उकसाने के लिए कहा, तुम तीनों गुंडे हो और तुम्हारे पास चाकू भी नहीं है। मेरी इस बात का उन पर असर हुआ। जो गुंडा हरे बालों वाला था उसने गुस्से में अपनी जेब से एक बटरफ्लाई नाइफ निकाली। वो मेरे सामने उस चाकू को घुमाकर अपना रौब दिखाने लगा। मैंने उसकी चाकू को सिर्फ एक नजर देखा। मुझे पता था कि ये वो चाकू नहीं है। फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से उस लड़की के शरीर पर जो निशान थे वो एक धारदार और बिल्कुल सीधी चाकू के थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये चाकू बहुत फैंसी है, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा अगर तुम मुझे एक सिंपल फ्रूट नाइफ जैसी कोई चाकू दे सको। पैसों की बात सुनकर बाकी दोनों गुंडों ने भी अपनी अपनी जेबों से चाकू निकाल लिए। एक ने मुझे एक लाल रंग का स्विस आर्मी नाइफ दिखाया जिसमें बहुत सारे टूल्स थे और दूसरे ने काले रंग का फोल्डिंग नाइफ दिखाया। वो दोनों चाकू मेरे चेहरे के बहुत करीब थे, लेकिन मैंने उन्हें ध्यान से देखा और समझ गया कि इनमें से कोई भी वो चाकू नहीं है जिससे उस लड़की का मर्डर हुआ था। मैंने कहा, चाकू तो अच्छे हैं लेकिन मेरे पास सिर्फ 100 रुपए ही हैं, कोई बात नहीं। मैंने उनकी चाकुओं को इग्नोर किया और मुड़कर वापस उसी तेज बारिश में भागने लगा। पीछे से वो गुंडे मुझे गालियां दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं उनके साथ कोई मजाक कर रहा था, लेकिन मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे उस असली कातिल को ढूंढना था। मैं फिर से उस ठंडी और तेज बारिश में भागने लगा। उन गुंडों में से किसी के पास भी वो चाकू नहीं थी जिसकी मुझे तलाश थी। ये सुराग पूरी तरह से खत्म हो गया था। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सच कहूं तो इस केस को सुलझाने का सबसे आसान तरीका तो यही होता कि मैं पिछले जन्म की तरह उससे घर में पनाह देने से मना कर देता और फिर छुपकर उसका पीछा करता। इस तरह मैं उस कातिल को रंगे हाथों पकड़ सकता था। लेकिन इस बार जब मैंने उसे सही सलामत देखा तो मैं अपने दिल की बात नहीं मान सका। मैं किसी कीमत पर उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मैं सुई ढूंढने जैसे मुश्किल काम को करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे दांव पर नहीं लगा सकता था। मैं वापस कन्वीनियंस स्टोर पर गया। वहाँ के दयालु स्टोर कीपर ने मुझे एक साफ तौलिया दिया। मैंने अपने सिर से पानी पोंछा और फिर एक वाटरप्रूफ पाउच मांगा। मैंने अपना फोन उसमें डाला ताकि वो सुरक्षित रहे। उसके बाद मैं फिर से उसी तरह से आगे बढ़ा जैसे वो पिछले जन्म में चली होगी। मैं उस तेज तूफान और बारिश में आगे बढ़ता गया। हवा इतनी तेज थी कि मेरे छाते की छतरी लगभग टूटने ही वाली थी। मैं टूटे हुए शीशे और कीचड़ भरे रास्ते से होते हुए आखिरकार उस गली में पहुंचा जो सर्विलांस कैमरे की नजरों से बची हुई थी। ये वही जगह थी जो फोरेंसिक रिपोर्ट में क्राइम सीन के तौर पर बताई गई थी। मेरी वाटरप्रूफ घड़ी चमक थी। उसमें 10:17 का समय दिख रहा था। हवा बहुत तेज थी, इसलिए मैंने अपना छाता बंद कर दिया। मैं बस वहीं बारिश में खड़ा रहा और ठंडे पानी को अपने चेहरे पर गिरने दिया। अचानक मेरे फोन में वाइब्रेशन हुआ। मैंने एक दीवार के सहारे छुपकर अपने घर का सर्विलांस कैमरा चेक किया। कैमरे में वो सोफे के एक कोने में सिकुड़ कर रखी हुई थी। वो बहुत नर्वस लग रही थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी और थोड़ी चिंता भी। मैंने खुद से कहा, बस थोड़ी देर और। समय 10:29 हो गया था। तभी मुझे गली के कोने से किसी धातु के टकराने की आवाज आई। मैं तुरंत सतर्क हो गया और छुपते हुए उस तरफ गया और वहाँ मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसे मैं जानता था। वो जियान ये था जो हमारे स्कूल का एक बहुत मशहूर गुंडा था। वो एक टिन शेड के नीचे बैठा हुआ था
और उसके हाथ में एक फ्रूट नाइफ थी जिससे वो सेब छील रहा था। मुझे देखते ही उसने कहा, अरे तुम यहाँ कैसे, इतनी रात में इतनी तेज बारिश में बिना छाते के क्या कर रहे हो? मैंने उसे जवाब दिया, कुछ काम था, मेरा छाता हवा से टूट गया। और तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग ये ने अपनी फ्रूट नाइफ से एक सड़ा हुआ सेब उठाया जो एक प्लास्टिक बैग में था। मुझे पता था कि उसका वो गुंडों वाला रवैया सिर्फ एक दिखावा था। असल में वो एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसकी माँ बहुत बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी। उसने मायूस होकर कहा, अपनी माँ के लिए थोड़े फल लेकर गया था, लेकिन उन्हें मुझे वहाँ से भगा दिया। उसके जूतों पर सफेद रंग का कुछ लगा हुआ था। ये वो एंटी स्लिप पाउडर था जो अस्पताल के गलियारों में इस्तेमाल होता है। उसके कपड़ों से अस्पताल के आईसीयू वाली वो जानी पहचानी फिनाइल की महक आ रही थी। लेकिन मेरा ध्यान पूरी तरह से उस फ्रूट नाइफ पर था जो उसके हाथ में थी। ये बिल्कुल वैसी ही चाकू थी जैसी फोरेंसिक रिपोर्ट में उस लड़की के मर्डर वेपन के तौर पर बताई गई थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम यहाँ बारिश में खड़े होकर क्या कर रहे हो? इधर आओ, मेरे पास एक छाता है, तुम ले लो। मैं जैसे ही उस शेड के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा, अचानक जियांग ये का फोन जोर से बजने लगा। फोन अस्पताल से था। दूसरी तरफ से एक नर्स घबराते हुए बोल रही थी कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है और उनका ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिर रहा है। जियांग ये के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ से वो चाकू छूटकर पानी में गिर गई। वो बिना कुछ कहे पागलों की तरह अस्पताल की तरफ उस तेज बारिश में भागने लगा। मैं झुका और मैंने कीचड़ में से वो चाकू उठाई। उसकी वो ठंडी छुआन मैंने उसे ध्यान से देखा। फिर मैंने अपनी घड़ी देखी। मुझे पक्का यकीन हो गया था ये वही जगह थी और ये वही चाकू थी जिससे पिछले जन्म में उस लड़की का मर्डर हुआ था। अगर जियांग ये से ये चाकू गलती से गिर गई थी तो इसका मतलब असली कातिल अगले आधे घंटे में यहाँ से गुजरेगा और उसे चाकू मिल जाएगी। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने उस चाकू को वापस उसी कीचड़ में फेंक दिया जहाँ वो गिरी थी। अपने पुलिस ऑफिसर वाले एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए मैं एक अंधेरी जगह में छुप गया और इंतजार करने लगा। बारिश और भी तेज हो गई थी। समय 10:35 हो रहा था। तभी वहाँ एक शराबी आदमी लड़खड़ाता हुआ आया। वो उसी टिन शेड के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था। वो नशे में इतना धुत था कि उसका पैर एक टिन कैन से टकराया और फिर उसका गंदा जूता सीधे उस चाकू के हैंडल पर पड़ा। चाकू अब कीचड़ में और भी गहराई में धंस चुकी थी। वो शराबी आदमी अपनी बोतल लेकर वहाँ से चला गया। समय 10:47 हो रहा था। एक फूड डिलीवरी वाला लड़का अपनी स्कूटी पर वहाँ से गुजरा। बारिश से बचने के लिए उसने अचानक ब्रेक लगाया, लेकिन उसकी स्कूटी फिसल गई और वो गिर पड़ा। उसका पैर गलती से उस चाकू पर पड़ा। वो गुस्से में उठा, गालियां देने लगा और उसने उस चाकू को एक नाली के अंदर लात मार दी। नाली के कीचड़ ने उस चाकू को पूरी तरह से ढक दिया था। समय 10:55 हो रहा था। वो चाकू अब कीचड़ में इस तरह से छुप गई थी कि किसी का भी उसे ढूंढ पाना नामुमकिन था। पिछले जन्म में जिस समय उस लड़की का मर्डर हुआ था उसमें अब सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी गली के दूसरे सिरे से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसने एक काले रंग का रेनकोट पहना हुआ था और उसका चेहरा एक मास्क से ढका हुआ था। वो थोड़ा झुककर चल रहा था। वो सीधे उसी नाली की तरफ गया जहाँ वो चाकू कीचड़ में दबी हुई थी। वो वहाँ जाकर बैठ गया। जैसे ही उस रेनकोट वाले आदमी ने नाली के कीचड़ में दबी उस चाकू के हैंडल को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरे शरीर की सारी नसें तन गई। उसके रेनकोट की आस्तीन थोड़ी सी ऊपर खिसकी और मैंने उसकी कलाई पर एक बहुत ही जाना पहचाना निशान देखा। वो सल्फ्यूरिक एसिड से जलने का एक गहरा निशान था। मैं तुरंत अंधेरे से बाहर आ गया। हल्की सी रोशनी में मैंने उस रेनकोट और मास्क के पीछे छिपे हुए उस चेहरे को साफ साफ देखा। वो और कोई नहीं बल्कि स्कूल के सबसे शरीफ और अच्छे इंसान माने जाने वाले हमारे केमिस्ट्री टीचर मिस्टर ली मिंग्युआन थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे याद आया 3 महीने पहले हमारी लैब में एक एक्सीडेंट हुआ था। कुछ बच्चे मस्ती कर रहे थे और एक एसिड की बोतल गिरने ही वाली थी। तब ली सर ने आगे बढ़कर उन बच्चों को बचाया था और उसी में उनके हाथ पर वो सल्फ्यूरिक एसिड गिर गया था। वो इतने अच्छे इंसान थे कि जलने के बाद भी उन्होंने उन बच्चों को ही तसल्ली दी थी। वो पूरे स्कूल में अपनी शराफत और अपनी पत्नी से डरने वाले एक सीधे सादे इंसान के रूप में जाने जाते थे। उनके बारे में कोई बुरा शब्द भी नहीं कह सकता था। लेकिन अगर कातिल वो हैं तो पिछले जन्म की सारी उलझन एकदम से सुलझ जाती है। पिछले जन्म में जब वो लड़की उस अंधेरी गली में थी तो उसने भागने या मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि वो सामने खड़े इंसान को जानती थी। उसे इस शरीफ और दयालु टीचर पर पूरा भरोसा था। अगर ली सर ने उसे उस खौफनाक बारिश में अपना रेनकोट ऑफर किया होगा और कहा होगा कि वो उसे अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी के पास सेफ रखेंगे, तो उस बेचारी डरी हुई लड़की ने बिना किसी शक के उनकी बात मान ली होगी। ये सब सोचकर मेरे सीने में दर्द होने लगा। लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकता था। आखिर अभी तक उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था। मैंने अपने सालों के इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें टेस्ट करने का फैसला किया। मैंने उन्हें आवाज दी, ली सर। मेरी आवाज सुनकर वो चौंके और उन्होंने तुरंत अपना सिर उठाया। मुझे बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ देखकर उनके चेहरे पर हैरानी और चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, अरे तुम इस तरह बारिश में क्यों भीग रहे हो? मैंने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, कुछ काम से बाहर निकला था लेकिन बारिश में फंस गया। पर सर, आप इतनी रात को इस तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं उनकी आंखों में सीधा देख रहा था। मैंने नोटिस किया कि मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक सिगरेट का पैकेट लेकर बाहर आया था। वो झूठ बोल रहे थे। ली सर बिल्कुल भी सिगरेट नहीं पीते। ये बात सब जानते थे कि वो एक बहुत ही परफेक्ट फैमिली मैन है और उन्हें ऐसा कोई शौक नहीं है। उन्होंने अपने रेनकोट को थोड़ा खोलते हुए कहा, मेरा ये रेनकोट काफी बड़ा है, तुम इसके अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। वहां से तुम मेरा रेनकोट पहनकर अपने घर चले जाना। वो अभी भी बिल्कुल उसी पुराने दयाल और केयरिंग टीचर की तरह बर्ताव कर रहे थे। मैंने चुपचाप हामी भरी और उनके रेनकोट के अंदर चला गया। जैसे ही मैं उनके करीब गया, मैंने नोटिस किया कि उनकी नजर पास ही रखी एक एडल्ट वेंडिंग मशीन पर गई और फिर उन्होंने
तुरंत अपनी नजरें चुरा ली। उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और हम उनके घर की तरफ चलने लगे। रास्ते भर मैं एक जिंदा लाश की तरह चल रहा था। मेरा दिमाग अभी भी इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। हम उनके घर के दरवाजे पर पहुंचे। ली सर ने अचानक अपना फोन निकाला, जल्दी से एक मैसेज टाइप किया और फोन वापस अपनी जेब रख लिया। फिर वो मेरी तरफ मुड़कर बोले, अरे यार, मैं तो अपनी चाबी घर के अंदर ही भूल गया, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब हम रास्ते में साथ चल रहे थे तो मैंने साफ साफ महसूस किया था कि उनकी कमर के पास चाबियों का गुच्छा रखा हुआ था जो बार बार मुझे चुभ रहा था। ये आज रात उनका दूसरा झूठ था। अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि ली सर की पत्नी शेन किंग थी। वो भी हमारे स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाती थी। उन्होंने एक पिंक कलर का सिल्क का गाउन पहना हुआ था, उनके बाल बंधे हुए थे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी चमक थी। मैं उनके घर के अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया। सेंटर टेबल पर वाइन की 2 बोतलें रखी थी, एक आधी खाली थी। वहाँ मोमबत्तियां जल रही थी और जमीन पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। पूरे कमरे में एक बहुत ही रोमांटिक माहौल था और तभी मेरे दिमाग में सब कुछ एक पल में साफ हो गया। ली सर और उनकी पत्नी आज रात एक रोमांटिक डेट मना रहे थे, लेकिन बीच में ही उन्हें पता चला कि उनका वो सामान खत्म हो गया है। इसलिए ली सर इतनी रात को बारिश में बाहर निकले थे और क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे इसलिए उन्होंने रास्ते में नाली के पास पड़ी उस चाकू को उठा लिया ताकि किसी को चोट ना लगे। लेकिन फिर मैं वहां आ गया और उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने झूठ बोला और घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी को मैसेज किया ताकि वो कपड़े बदल सके। मेरे सारे शक एकदम से दूर हो गए। ली सर कोई कातिल नहीं थे, वो सच में वही अच्छे इंसान थे जिन्हें हम सब जानते थे। शेन मैम ने मुझे एक तौलिया दिया और कहा कि मैं अपने बाल सुखा लूं। मैं उनके अच्छे बर्ताव से बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। तभी शेन मैम की नजर ली सर के हाथ में पकड़ी हुई उस चाकू पर पड़ी। उन्होंने पूछा, अरे ये चाकू कहाँ से लाए? ये तो बहुत गंदी है। ली सर ने जवाब दिया, नाली के पास पड़ी थी तो उठा ली, इसे कचरे में फेंक दूंगा। ली सर उस चाकू को कूड़ेदान में फेंकने ही वाले थे कि तभी मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए ली सर, मुझे ये चाकू एक बार देखने दीजिए। ली सर ने थोड़ी हैरानी से वो चाकू मेरी तरफ बढ़ा दी। उन्होंने बहुत ही सावधानी से चाकू का हैंडल मेरी तरफ किया और धार वाला हिस्सा अपनी तरफ। उनका ये छोटा सा काम भी उनकी शराफत दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उस चाकू को पास से देखा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चाकू के किनारे हल्के से मुड़े हुए थे और उन पर छोटे छोटे कट के निशान थे। ये वही निशान थे जो तब आते हैं जब किसी चाकू को किसी बहुत सख्त चीज से टकराया जाता है। ये निशान तब के थे जब जियांग ये ने इसे गलती से गिरा दिया था। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में उस लड़की के शरीर पर जो निशान थे वो एक बहुत ही तेज और बिना मुड़े हुए चाकू के थे। इसका मतलब ये वो चाकू नहीं थी। असली कातिल के पास कोई और चाकू थी और असली कातिल तो अभी तक आया ही नहीं था। मैंने झटके से अपनी घड़ी देखी, रात के 11 बजे बज रहे थे। असली कातिल शायद अब तक वहाँ पहुंच चुका होगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने जल्दी से वो तौलिया शेन मैम को वापस दिया और कहा, ली सर, मुझे माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गई है, मुझे अभी घर जाना होगा। मैंने उनके हाथ में वो चाकू वापस थमाई, उनका रेनकोट पहना और बिना कुछ और कहे वहाँ से भाग निकला। मैं उस तेज बारिश में पागलों की तरह दौड़ रहा था। मैं भागकर वापस उसी क्राइम सीन के आसपास पहुंचा। मैंने आसपास की गलियों में कई चक्कर लगाए, हर एक कोने को छाना। 1-2 राहगीर वहाँ से जल्दी में गुजरे पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था जो बीच में रुककर किसी का खून करे। रात काफी हो चुकी थी, सड़क बिल्कुल सुनसान थी, वहाँ एक परिंदा भी नहीं था। मैंने अपना फोन निकाला और सर्विलांस कैमरा चेक किया। वो अभी भी सोफे पर सिकुड़ी हुई बैठी थी। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा बैठे बैठे सो रहा हो। फिर भी वो खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रही थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, मेरे वापस आने का इंतजार कर रही थी। मेरा दिल थोड़ा भारी हुआ। मैंने अपनी मुट्ठी कसी और अपना रेनकोट उतार कर फेंक दिया। मैं उस अंधेरे क्राइम सीन के आसपास घूमता रहा। वक्त बीतता गया लेकिन मुझे अभी भी कोई शक के घेरे में आने वाला इंसान नहीं दिखा। मेरे अंदर एक अजीब सी लाचारी और ठंड उतर आई। क्या मैं वाकई उससे चूक गया? मैंने खुद से पूछा, अगर मुझे वो कातिल नहीं मिला तो पिछले जन्म में उसके साथ जो इतना बुरा हुआ उसकी मौत का इंसाफ कैसे होगा? मैंने अपना सिर ऊपर उठाया। बारिश का ठंडा पानी मेरे चेहरे पर गिर रहा था। मेरी आंखों में एक अलग ही इज्जत थी। तभी अचानक मेरे फोन में वाइब्रेशन हुई। मैंने तुरंत कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर वो नींद में होने के बावजूद अकेलेपन के डर से दरवाजे के पास आ गई थी। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी थी। वो वहाँ घबराई हुई घूम रही थी। हेलो हेलो, मैंने फोन के माइक से आवाज दी। इस अचानक आई आवाज से वो एकदम डर गई और उसने जल्दी से कैमरा की तरफ देखा। मुझे थोड़ा काम आ गया है, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। उसने थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहा, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। मैंने कैमरा की तरफ देखकर एक हल्की सी वार्म स्माइल दी। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी वापस आऊंगा। मेरी आवाज सुनने के बाद उसने अपनी वो थकान भरी बॉडी को वापस सोफे पर रखा और ब्लैंकेट में छिप गई। उसके चेहरे का टेंशन अब काफी कम हो गया था। मैं उस खाली सुनसान सड़क पर खड़ा था। ठंडी बारिश का पानी मुझे पूरी तरह भिगो रहा था। ये मेरी बरसों की आदत थी। ठंडा पानी मेरे दिमाग को तेजी से काम करने में और फोकस करने में मदद करता था। मेरा दिमाग अब किसी कंप्यूटर की तरह तेजी से चलने लगा। मैंने आज रात मिले हर एक शख्स, हर एक घटना को रिवाइंड करना शुरू किया। स्टोर का क्लर्क, ये सी, और वो 3 गुंडे। मैंने जबरदस्ती हर एक इंसान को अपने शक की लिस्ट में डाला। एक वर्चुअल इंटेरोगेशन रूम मेरे दिमाग में बन गया था। सबसे पहले ये सी। जब वो गुंडे उसे पीट रहे थे तो उसका बैग खुला पड़ा था, सारा सामान बिखरा हुआ था। उसके पास एक पैसा नहीं था और उसके पास कोई हथियार भी नहीं था। उसका कातिल होना नामुमकिन था, एक्सक्लूडेड। फिर वो 3 गुंडे, उनके पास मोटिव जरूर हो सकता था लेकिन उनके पास जो चाकू थे उनका शेप और साइज फोरेंसिक रिपोर्ट वाले मर्डर वेपन से बिल्कुल मैच नहीं करता था, एक्सक्लूडेड। वो शराबी और फूड डिलीवरी
डिलीवरी वाला। उन्होंने सिर्फ नाली में गिरी हुई उस चाकू को टच किया था, जो वैसे भी असली मर्डर वेपन नहीं थी, एक्सक्लूडेड। एक एक करके मैंने हर उस इंसान को लिस्ट से बाहर निकाल दिया जिसका कातिल होना इम्पॉसिबल था। मेरा दिमाग पुरानी यादों को तेजी से स्कैन कर रहा था और फिर मेरी यादों का यह अचानक एक जगह पर आकर रुक गया। मैंने एक ऐसे इंसान पर फोकस किया जिसे मैंने शुरू में ही बिल्कुल इनोसेंट समझकर शक के दायरे से बाहर कर दिया था। जियांग ये, उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। वही शख्स जिसके हाथ में मैंने वो फ्रूट नाइफ देखी थी, जिसे अचानक फोन आया और वो चाकू गिराकर भाग गया। क्या वो सच में अपनी माँ के लिए भागा था या वो सब मुझे उस जगह से हटाने का एक दिखावा था? मेरे दिमाग में जियांग ये का ख्याल आते ही एक खौफनाक थ्योरी पनपने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि जांग अपनी बीमार माँ के लिए अस्पताल की तरफ भागा हो और जल्दबाजी में वो चाकू वहीं गिर गई हो? अगर अस्पताल में उसकी माँ की हालत जल्दी संभल गई होगी तो उसे अस्पताल जाकर वापस आने में सिर्फ आधा घंटा लगा होगा, और अगर लौटते वक्त उसे एहसास हुआ हो कि उसकी चाकू गिर गई है तो क्या उसने पास की किसी दुकान से नई चाकू नहीं खरीदी होगी? मुझे पुलिस की वो फाइल याद आई। उस रिकॉर्ड में साफ लिखा था कि रात 10 से 11 बजे के बीच एक आदमी ने भारी बारिश में बिल्कुल वैसी ही फ्रूट नाइफ खरीदी थी और उसके वापस लौटने का वो समय वो बिल्कुल उसी समय के बीच का था जब मैं और ली सर उनके घर पर थे। जैसे जैसे मैं कड़ियां जोड़ रहा था, जियांग पर मेरा शक गहराता जा रहा था। इस शक को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका था, अभी उसके घर जाना। अगर वो घर आ चुका है और उसने सच में एक नई चाकू खरीदी है तो उसका कातिल होना लगभग तय था। मैं अपनी याददाश्त के सहारे जियांग के घर के पास पहुंचा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी खिड़की की लाइट जल रही थी। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने जियांग बिना शर्ट के खड़ा था। उसने अपने सिर पर एक तौलिया रखा हुआ था। मुझे देखते ही वो चौंका। अरे तुम इतनी रात को घर नहीं गए? और ये रेनकोट कहाँ से मिला? मैं सीधे घर के अंदर चला गया और जैसे ही मेरी नजर टेबल पर पड़ी मेरे होश उड़ गए। टेबल पर एक बिल्कुल नई चमचमाती हुई फ्रूट नाइफ रखी थी। ये बिल्कुल वही चाकू थी। फाइल में दर्ज वो रात के अंधेरे में चाकू खरीदने वाला आदमी वो सच में जियांग ही था। मैंने खुद को शांत रखते हुए कहा, लीसा ने रेनकोट दिया था, क्या तुम अभी वापस आए हो? हाँ। जियांग ने पानी का गिलास भरते हुए कहा, माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जल्दबाजी में छाता लेना भी भूल गया। मैंने उससे पूछा, तुम इतनी तेज भाग रहे थे कि तुम्हारी चाकू वहीं गिर गई, तुमने नई चाकू क्यों खरीदी? अरे शिट। जियांग ने अपनी पैंट की जेबें टटोलते हुए कहा, मैं भी सोच रहा था कि मेरी जेब में चाकू क्यों नहीं है, कहाँ गिर गई? ली सर को मिली थी, उन्होंने कूड़े में फेंक दी। मैंने जवाब दिया, चलो कोई नहीं। जियांग ने उस नई चाकू को उठाते हुए कैजुअल तरीके से कहा, वैसे भी उस पुरानी चाकू से लकड़ी काट काट कर उसकी धार कम हो गई थी, तो रास्ते में मैंने एक नई खरीद ली। वो बहुत ही आराम से मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। उसके घर लौटने का समय और चाकू खरीदने की टाइमिंग सब कुछ मर्डर के टाइम से मैच कर रहा था। मैं उसे अभी भी क्लीन चिट नहीं दे सकता था। मैंने उसे सीधे टेस्ट करने का फैसला किया। जियांग, क्या हम दोस्त हैं? ये कैसा सवाल है? हम भाई हैं। जियांग ने हंसते हुए कहा, क्या तुम किसी मुसीबत में हो? मुझे बताओ। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा और बहुत ही इमोशनल होकर कहा, मैं नहीं चाहता कि किसी दिन मैं तुम्हें कोई जुर्म करने की वजह से जेल जाते हुए देखूं। कोई भी कदम उठाने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचो। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगी। प्लीज कोई भी गैर कानूनी काम मत करना। मेरी बात सुनकर जियांग एकदम सुन्न रह गया, लेकिन उसने मेरी बात का बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि मुझे स्कूल में उसके नकली सिगरेट बेचने के सीक्रेट प्लान के बारे में पता चल गया है। वो गुस्सा होने के बजाय मेरी इस परवाह को देखकर बहुत भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। टेंशन मत ले भाई, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मेरा मकसद पूरा हो चुका था। जियांग कोई कातिल नहीं था, वो बस एक गरीब लड़का था जो अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ गलत तरीके से पैसे कमाने की सोच रहा था। मेरी बातों ने उसका वो प्लान भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। मैं मुड़ा और बाहर जाने लगा। पीछे से जियांग ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में अपने सीने पे मुक्का मारा। उसने दिल ही दिल में मुझे अपना जिंदगी भर का भाई मान लिया था। मैं बहुत ही रिलैक्स लेकिन उलझे हुए मन के साथ वहां से निकला। जियांग भी बेकसूर था। मैं ली सर का रेनकोट वापस करने उनके घर के बाहर पहुंचा। मैंने चुपचाप वो रेनकोट दरवाजे के पास रख दिया। अंदर से कुछ रोमांटिक सी आवाजें आ रही थी। जाहिर है ली सर और उनकी पत्नी अपनी डेट एंजॉय कर रहे थे। मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैं मुड़ा और वापस उस तेज बारिश में अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मैं उस भारी बारिश में चलता हुआ अपने घर की तरफ लौट रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मेरे दिल का बोझ भी हल्का होता जा रहा था। अगर जियांग ही वो कातिल था तो कम से कम मैंने उसे वो जुर्म करने से पहले ही रोक दिया था। मैंने आज रात उस बुरे ख्याल को ही खत्म कर दिया था। आज रात मैं जितने भी लोगों से मिला उनमें से जियांग का केस सबसे ज्यादा सस्पेक्टेड था और अब वो शक भी खत्म हो गया था। रात के 12 बज चुके थे। मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। दरवाजे की आवाज सुनते ही वो जो सोफे पर कंबल में सिकुड़ी हुई सो रही थी अचानक जाग गई। उसने अपनी नींद से भरी आंखें खोली और मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो खुशी से मेरी तरफ दौड़ने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर मेरे कपड़ों पर भी। मैं पूरी तरह से भीगा हुआ था, किसी भीगी हुई बिल्ली की तरह। उसने हैरानी से पूछा, तुम तो स्नैक्स लेने गए थे ना, तुमने खुद को इतना कैसे भिगो लिया? मैंने अपने गीले बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बाहर बहुत तेज हवा थी, छाता टूट गया और हवा इतनी तेज थी कि स्नैक्स भी उड़ गए। सॉरी, अब तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं है। उसने मेरी फिक्र करते हुए कहा, तुम जल्दी से जाकर गर्म पानी से नहा लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसकी ये परवाह देखकर मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मैं उसे गेस्ट रूम दिखाते हुए कहा, उस रूम में जो बेड है वो बहुत हार्ड है, मैंने अभी तक उसे ठीक से सेट नहीं किया है। क्या तुम आज रात सोफे पर सो सकती हो या फिर हम दोनों एक साथ सोफे पर सो जाएं? मैं सोफे पर ही ठीक हूँ, उसने जल्दी से कहा। मजाक कर रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, तुम मेरे बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। तुम आराम करो, मैं नहा कर आता हूँ। मैं अपने गीले कपड़ों से फर्श को और गंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वहीं लिविंग रूम में ही अपनी शर्ट उतार दी। कपड़े की आवाज सुनकर उसने
अचानक अपना सिर उठाया। मेरी पीठ को देखकर वो एकदम से शर्मा गई, उसका चेहरा लाल हो गया और वो घबराकर नीचे देखने लगी। मैं नहाने जा रहा हूँ, मैंने कहा। नहाने के बाद तुम्हें सोने के लिए बुला लूंगा। मैं अपने गीले कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया और मुझे पता भी नहीं चला कि वो कितनी नर्वस थी। मेरे जाने के बाद वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई और अपने ठंडे हाथों से अपने लाल होते हुए गालों को छूने लगी। कुछ देर बाद जब मैं एक तौलिया लपेटे हुए बाहर आया तो मैंने देखा कि वो फिर से एक छोटी सी बिल्ली की तरह कंबल में सिकुड़ कर सो चुकी थी। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, बस एक सुकून भरी सांसें चल रही थी। मैं धीरे से उसके पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने उसे सोते हुए देखा, उसकी वो शांत सांसें। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ये सब सच कैसे हो सकता है? मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके चेहरे पर आए कुछ बालों को धीरे से पीछे किया। तभी मेरी उंगली से पानी की एक बूंद उसके होठों पर गिर गई। उसने नींद में ही उस पानी को थोड़ा सा चाटा। मैं एकदम से चौंक गया और मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी खिड़की के बाहर फिर से एक जोरदार बिजली कड़की। बिजली की आवाज से वो अचानक अपनी नींद में ही करवट लेने लगी। उसका कंबल आधा नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मेरा हाथ उसके पैरों को छू गया। उसका वो गर्म और मुलायम सा पैर, मुझे साफ महसूस हुआ कि उसकी वो शांत सांसें अचानक तेज हो गई थी। उसकी पलकें कांपने लगी थी और उसका शरीर थोड़ा गर्म हो गया था। वो जाग चुकी थी, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैंने उसे उस कंबल के साथ ही धीरे से अपनी बाहों में उठा लिया। मेरी बाहों में आते ही वो और भी ज्यादा नर्वस हो गई। मैं उसे लेकर बेडरूम की तरफ चला। मैंने उसे बहुत ही आराम से बेड पर लिटाया, उसके ऊपर से वो कंबल हटाया और अपना ब्लैंकेट उसे उड़ा दिया। मैंने उसे लिटाने के बाद धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, गुड नाइट। मेरी गर्म सांसों से वो और भी ज्यादा शर्मा गई। वो इतनी नर्वस थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। मैं मुस्कुराया और बेडरूम से बाहर आ गया। दरवाजा बंद होते ही उसने अंधेरे में अपनी आंखें खोल ली। लिविंग रूम से बेडरूम तक का ये छोटा सा रास्ता, इस दौरान उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। वो डर से कांप रही थी, लेकिन मेरी वो एक गुड नाइट सुनकर उसे बहुत सुकून मिला। उसने उस ब्लैंकेट को कसकर पढ़ लिया। ब्लैंकेट से मेरे बॉडी वॉश की एक बहुत ही हल्की सी महक आ रही थी। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार वो उस तरह से सिकुड़ कर सो रही थी। वो आराम से अपने पैर फैलाकर सो गई थी। अगली सुबह रात भर का वो भयंकर तूफान अब शांत हो चुका था। बारिश भी रुक गई थी। उस सुबह जल्दी उठ गई। उसने रात भर में सूख चुके अपने कपड़े पहने और घर की सफाई करने लगी। वो मेरे रूम को साफ कर रही थी और ये काम वो अपनी उसी बात को पूरा करने के लिए कर रही थी कि मैं घर के सारे काम कर दूंगी। उसने मेरा रूम पूरी तरह से साफ कर दिया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई वो एकदम से चौंक गई। मैं रात भर से बहुत थका हुआ था। मैं बस एक तौलिया लपेटे हुए ही सोफे पर सो गया था। मैं पेट के बल सो रहा था और वो मेरी पीठ देख सकती थी, लेकिन वो तौलिया जो मेरी कमर पर होना चाहिए था वो नीचे गिर चुका था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो जल्दी से वहां से भागी और किचन में चली। मेरा ध्यान भटकाने के लिए वो फ्रिज से कुछ सामान निकालकर ब्रेकफास्ट बनाने लगी। वो सैंडविच और दूध तैयार कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी सीन में अटका हुआ था। जब उसने टेबल पर नाश्ता लगाया तो मैं भी सोफे पर उठ चुका था। मेरी आंखें पूरी तरह से नहीं खुली थी। मैं नींद में ही अपने बेड साइड टेबल पर अपनी गन ढूंढने लगा, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ एक ठंडी सी टेबल आई। मैं झटके से उठा। मुझे याद आया कि पिछले जन्म में एक अपराधी को पकड़ते समय मेरे बाएं कंधे पर एक गहरा घाव हुआ था। मैंने अपना हाथ उस कंधे पर रखा, लेकिन वहां कोई दर्द नहीं था। मैंने जल्दी से अपना तौलिया लपेटा और अपने शरीर को देखा। मेरे शरीर पर कोई भी निशान नहीं था। वो सारे घाव जो मुझे पुलिस की नौकरी के दौरान मिले थे वो सब गायब हो चुके थे। मेरा शरीर बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो 10 साल पहले हुआ करता था। मैं पूरी तरह से जाग चुका था। मैं सच में 10 साल पीछे आ चुका हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जल्दी से बेडरूम की तरफ देखने के लिए मुड़ा। बेडरूम का दरवाजा खुला था, लेकिन वो वहां नहीं थी। मेरी धड़कनें तेज हो गई। तभी मैंने उसे किचन में काम करते हुए देखा। मैं वापस सोफे पर गिर पड़ा और एक गहरी सांस ली। ये कोई सपना नहीं है, वो जिंदा है। वो सच में उस खौफनाक रात से बच गई है। पिछले जन्म में एक पुलिस वाले के रूप में हर दिन गिल्ट और थकान में जीता था। मैंने अपनी पूरी जवानी उस कातिल को ढूंढने में बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब मेरी जवानी वापस आ गई है। इस बार मैं सब कुछ ठीक करूंगा। मैं एक नई शुरुआत करूंगा। तभी किचन से उसकी आवाज आई, नाश्ता तैयार है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसा लगेगा। वो हाथ में एक करछी पकड़े हुए दरवाजे पे खड़ी थी। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है ये बहुत अच्छा होगा। किचन से वो धीरे से झांक रही थी। हवा में ब्रेड और दूध की वो मीठी महक कर रही थी। मैं उठा और टेबल की तरफ गया। वो वहाँ चुपचाप बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। अगली बार से मेरा इंतजार मत करना। मैंने उससे कहा, तुम खाना शुरू कर दिया करो। कोई बात नहीं। उसने धीरे से कहा, वैसे भी मुझे तुम्हारे खाने के बाद बर्तन धोने हैं। टेस्ट करके बताओ कैसा लगा। अगर कुछ बदलना हो तो बता देना, मैं अगली बार वैसा ही बदल दूंगी। मैंने सैंडविच का एक बड़ा बाइट लिया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम स्कूल के पीछे वाली गली में अपनी दुकान खोल सकती हो। मैं कैशियर बन जाऊंगा और तुम शेफ। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी हैरान हुई। मैं वैसे भी अकेला ही रहता हूँ और ये सब काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। मैंने मजाक में कहा, तुम्हारे आने से तो मैं आलसी हो जाऊंगा। मेरी ये बात सुनकर वो अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाने लगी, लेकिन उसके चेहरे की वो प्यारी सी मुस्कान छुप नहीं पा रही थी। वो गरम सैंडविच, उसमें पिघला हुआ चीज और वो फ्राइड एग, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था। मैंने एक टिश्यू लिया और उसके नाक पर लगे हुए उस हल्के से तेल को पोंछ दिया। मेरा ये अचानक किया हुआ जेस्चर देखकर उसके कान एकदम से लाल हो गए। वो नर्वस होकर नीचे देखने लगी और अपने दूध के गिलास को हिलाने लगी। नाश्ता खत्म करने के बाद मैं बर्तन उठाने लगा, लेकिन तभी मेरा हाथ उसके हाथ से टकरा गया। उसका हाथ बहुत नरम था, लेकिन अभी भी थोड़ा ठंडा था। उसने मुझे रोकते हुए कहा कि वो बर्तन धो लेगी। वो बहुत ही फुर्ती से उठी और सारे बर्तन सिंक में ले गई। उसने कुछ ही मिनटों में पूरा किचन चमका दिया और फिर वो घर के दूसरे काम करने के लिए इधर उधर देखने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती सोफे पर बैठा दिया। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत थकी हुई हो। मैंने
मैंने थोड़ा सख्त होते हुए कहा, अगले 2 दिन तक तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। मैं इस घर का मालिक हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हें आराम करना होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मेरी ये धमकी सुनकर वो एकदम से डर गई और उसने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद मेरे साथ शॉपिंग पर चलना। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदूंगा। तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं। मैं अपने घर जाकर अपने कपड़े ले आऊंगी, उसने झिझकते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर और हिचकिचाहट थी। नहीं, हम नए कपड़े खरीदेंगे। मैंने साफ इनकार कर दिया। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं दे दूंगा और उसके बदले तुम्हें मेरे घर पर कुछ और दिन रहकर मुझे सर्व करना होगा। अगर तुम मेरे पैसे नहीं चुका नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मेरे इस धमकी भरे मजाक में जो एक परवाह छुपी थी वो उसे समझ आ गई। उसे पता था कि मैं उसे रोकने के लिए सब कह रहा हूँ। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और शांत सी मुस्कान गई। उसने धीरे से हाँ कह दिया। वैसे तुम आमतौर पे अपने कपड़े कहाँ से खरीदती हो? मैंने उससे पूछा। स्कूल के पीछे जो सेकंड हैंड कपड़ों की दुकान है वहाँ से, उसने कहा। वहाँ 50 रुपए में पूरे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें अच्छे से धोती हूँ। मैं उन्हें गर्म पानी में 3 बार उबालती हूँ और फिर धूप में सुखाती हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, जैसे उसे लग रहा हो कि सेकंड हैंड कपड़े पहनने की वजह से मैं उससे दूर हो जाऊंगा या उसे बुरा समझूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। मुझे उसकी इस मासूमियत पर प्यार आ रहा था। मुझे अभी एक जगह याद आई है। मैंने कहा, वहाँ के कपड़े बहुत अच्छे हैं, हम वहीं चलेंगे। मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे इस अचानक जेस्चर से वो इतनी हैरान हुई कि उसका संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया और उसका सिर मेरे कंधे से टकरा गया। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मैं उसका हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ता गया। हम एक गली के किनारे बनी एक पुरानी लेकिन खूबसूरत कपड़ों की दुकान के सामने रुके। दुकान का नाम कैथरीन था। दुकान का लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से एक धीमी, पुरानी लेकिन बहुत ही मधुर धुनों वाली ग्रामोफोन की आवाज आ रही थी। उसने दुकान की खिड़की से अंदर रखे कपड़ों को देखा। वो कपड़े बहुत महंगे लग रहे थे। वो थोड़ी नर्वस हो गई और उसने धीरे से मेरी शर्ट की स्लीव पकड़ ली। यहाँ के कपड़े बहुत महंगे लग रहे हैं, उसने झिझकते हुए कहा। अरे नहीं, इस दुकान की मालकिन मेरी माँ की दोस्त है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, वो अक्सर स्टूडेंट्स के लिए कपड़े बनाती है, ये महंगे नहीं है। मैं उसे दुकान के अंदर ले गया। दुकान के अंदर धुले हुए और इस्त्री किए गए सूती कपड़ों की एक बहुत ही अच्छी महक आ रही थी। दुकान की मालकिन आंटी कपड़े इस्त्री कर रही थी। उन्होंने मुझे देखा और फिर उनकी नजर मेरे और उसके जुड़े हुए हाथों पर गई। उनके चेहरे पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है, आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कपड़े दिलाने लाए हो? मेरी गर्लफ्रेंड? ये सुनकर उसके कान एकदम से लाल हो गए। मुझे लगा कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है, इसलिए मैंने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। आंटी प्लीज इसे कुछ अच्छे और आरामदायक कपड़े दिखा दीजिए, मैंने बात बदलते हुए कहा। आंटी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे ट्रायल रूम की तरफ ले गई। ट्रायल रूम का पर्दा थोड़ा छोटा था। पर्दा बंद होने के बाद भी उसके पैर मुझे दिखाई दे रहे थे। वो बहुत नर्वस थी और ट्रायल रूम के कोने में खड़ी थी। मैं थोड़ा पीछे हटा और पास ही रखी एक काउच पर बैठ गया। मैं पास ही रखी एक मैगजीन उठा ली, लेकिन मेरा ध्यान उसमें बिल्कुल भी नहीं था। मैं बस ट्रायल रूम के अंदर से आ रही आवाज को सुन रहा था। ये लेस वाली ड्रेस मुझे ये नहीं चाहिए, उसने बहुत ही धीमी और हिचकिचाती हुई आवाज में आंटी से कहा। अरे मेरी प्यारी बच्ची, कोई बात नहीं, आंटी ने उसे समझाते हुए कहा। तुम्हें जो पसंद हो वही पहनना। वैसे ये ड्रेस इस लड़के को बहुत पसंद आएगी, वो तुम्हें इसमें देखकर दीवाना हो जाएगा। आंटी की ये बात सुनकर उसका चेहरा और भी लाल हो गया। वो उन्हें कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाई। कुछ देर बाद आंटी ने ट्रायल रूम का पर्दा खोला। चलो अब ये पहन कर दिखाओ, उन्होंने उसे एक और ड्रेस देते हुए कहा। मैं बस उसे इमेजिन कर रहा था, मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। और फिर ट्रायल रूम का पर्दा खुला। वो एक बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग की ड्रेस में बाहर आई। वो ड्रेस उसे एकदम परफेक्ट फिट आ रही थी। सुबह की हल्की हल्की रोशनी उस पर पड़ रही थी और वो किसी परी जैसी लग रही थी। मैं उसे देखता ही रह गया। आंटी भी उसकी खूबसूरती देखकर हैरान थी। मैं अपनी जगह से उठा और उसके पास गया। मैंने उसकी ड्रेस के कॉलर को थोड़ा ठीक किया। दूसरा बटन गलत लगा हुआ है, मैंने धीरे से कहा। मेरे हाथ का हल्का सा स्पर्श उसकी गर्दन पर हुआ और वो एकदम से सिकुड़ गई। मैंने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। उसे और नर्वस होने से बचाने के लिए मैंने पास ही रखा एक हैट उठाया और उसे पहना दिया। ये हैट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कहा। मुझे लगता है तुम्हें ये कपड़े बहुत पसंद आए हैं, आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम कुछ और ट्राई करना चाहोगी? ट्रायल रूम का पर्दा फिर से बंद हुआ। इस बार वो एक हल्की पीली ड्रेस में बाहर आई। वो ड्रेस भी उसे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने आंटी से कहा, बस आंटी और कपड़े मत दिखाइए, मेरा कार्ड खाली हो जाएगा। अरे इसमें क्या है? आंटी ने मजाक करते हुए कहा। मैं तुम्हारी माँ से पैसे ले लूंगी, उन्हें बहुत खुशी होगी ये जानकर कि उनका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए शॉपिंग कर रहा है। मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ और मैंने हाथ जोड़कर आंटी से कहा कि वो मेरी माँ को कुछ न बताए। आंटी ने हंसते हुए मुझे मेरे कार्ड के साथ सारे कपड़ों के बिल दिए। उन्होंने कपड़ों को एक बैग में पैक किया और मेरे पास आकर बहुत ही धीमी आवाज में बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ही खूबसूरत है, मैंने उसके लिए कुछ बहुत ही खास कपड़े भी पैक कर दिए हैं। आंटी की ये बात सुनकर मेरे कान लाल हो गए। मैंने थोड़ा खांसते हुए जल्दी से उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड थमा दिया। मेरी नजर अचानक उस पर पड़ी। वो एक शीशे के सामने खड़ी थी और बाहर डमी पर लगी एक सफेद रंग की बहुत ही खूबसूरत सी स्लीप वियर ड्रेस को देख रही थी। सुबह की धूप उस पर पड़ रही थी और वो इतनी प्यारी और मासूम लग रही थी कि मेरी नजरें उसी पर टिक गईं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में अचानक पिछले जन्म की वो खौफनाक तस्वीर आ गई। वो तस्वीर जो मैंने बारिश वाली उस रात के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट में देखी थी। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मेरे दिल में एक अजीब सी तड़प उठी। इस जन्म में जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इसकी इस मुस्कान को हमेशा बचा कर रखूंगा। कपड़े खरीदने के बाद मैं शॉपिंग बैग्स लेकर आगे आगे चल रहा था। वो थोड़ी झिझक रही थी और धीरे धीरे मेरे पीछे चल रही थी। मैं देख सकता था कि वो बार बार चोरी छुपे मेरे हाथ में पकड़े उस बैग को देख रही थी। उस बैग से वही सफेद रंग की लेस वाली ड्रेस बाहर झांक रही थी। फर्नीचर की दुकान 4th फ्लोर पर है। मैंने उससे कहा, वहां जाकर जो तुम्हें पसंद हो वो चुन लेना। वैसे भी उस पर
तो तुम्हें ही सोना है। हम दोनों एस्केलेटर पर थे। ये सब किसी रोमांटिक डेट जैसा लग रहा था। वो थोड़ी नर्वस थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी खुशी भी थी। हम फर्नीचर स्टोर में पहुंचे। वहाँ की पीली और हल्की रोशनी में सब कुछ बहुत ही रिलैक्सिंग लग रहा था। मैं शॉपिंग कार्ट लेकर उसके पीछे चल रहा। वो हर एक गद्दे और कंबल को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। उसे इस तरह से घर का सामान चुनते हुए देखकर मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हम कोई नया शादीशुदा जोड़ा हो जो अपने नए घर के लिए शॉपिंग कर रहा हो। ये बहुत महंगा तो नहीं होगा? उसने एक कंबल के प्राइस टैग को देखते हुए पूछा। अगर पसंद है तो ले लो, मैंने कहा। मैंने खुद आगे बढ़कर एक बहुत ही सॉफ्ट और महंगा सिल्क का रजाई उठाया और उसके हाथ में दे दिया। उसने मुस्कुराते हुए उसे पकड़ लिया, लेकिन जब मैं दूसरे सामान देखने लगा तो उसने चुपके से उस महंगी रजाई को वापस रख दिया और एक सस्ता हल्के हरे रंग का कंबल उठा लिया। ये वाला बहुत सॉफ्ट है, उसने मुझसे कहा। सॉफ्ट? ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं कहा। मुझे समझ आ गया था कि उसने प्राइस टैग देखकर उसे बदल दिया है। मैंने उसके सिर पे हल्का सा मारा। एक अच्छी नींद के लिए अच्छा गद्दा और रजाई बहुत जरूरी है, और वैसे भी तुम हमेशा के लिए तो गेस्ट रूम में नहीं रहोगी ना। बाद में ये मेरे ही काम आएगा या फिर कोई मेहमान आएगा तो उसे दे देंगे, इसलिए महंगा है तो कोई बात नहीं। मेरी इस बात का क्या मतलब था? तुम हमेशा के लिए गेस्ट रूम में नहीं रहोगी? इस लाइन ने उसे एकदम से हैरान कर दिया। वो वहीं खड़ी रह गई, कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इधर आओ, जरा इस गद्दे पर लेट कर देखो, ये बहुत आरामदायक है, मैंने कहा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे उस बड़े से मुलायम गद्दे पर लेटा दिया। मैंने उसके सिर के नीचे एक मेमोरी फोम वाला तकिया रखा और उसे ठीक से सेट कर दिया। वो उस बड़े से गद्दे में लेटी हुई थी। उसका चेहरा शर्म से लाल था। आसपास के माहौल में एक अजीब सी मिठास घुल रही थी। सारी शॉपिंग खत्म होने के बाद हम वापस घर की तरफ जा रहे थे। वो बार बार शॉपिंग कार्ट में रखे उस हल्के गुलाबी रंग के कंबल को देख रही थी। थैंक यू गुनानचिंग, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। तभी मैं अचानक रुक गया। मेरा अचानक रुकना देखकर वो पीछे से मेरे से टकरा गई। उसका सिर मेरी पीठ पर लगा। आज के बाद मुझे थैंक यू मत कहना, मैंने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। शब्दों से ज्यादा तुम्हारे एक्शन ये बता देंगे कि तुम कितनी शुक्रगुजार हो। मेरे इस एहसान को चुकाने से पहले तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम अपना पूरा ध्यान रखोगी। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी हैरान हुई। उसे समझ नहीं आया कि मैं इतना सीरियस क्यों गया, लेकिन उसने मेरी बात मानते हुए सिर हिला दिया। चलो घर चलते हैं, मैंने कहा। दुकान में अपना एड्रेस देने के बाद मैं शॉपिंग बैग्स लेकर उसके साथ घर की तरफ चलने लगा। रास्ते में एक पुरानी किताबों की दुकान थी। वहाँ से कुछ बहुत ही अच्छी महक आ रही थी। वहाँ एक दुकान पर चावल और फूलों से बनी एक बहुत ही खास मिठाई मिल रही थी। मैंने वो खरीदी और उसके मुंह के पास ले गया। उसने एक बाइट लिया। उसके होठों पर थोड़ा सा मीठा लग गया था। मैंने अपने अंगूठे से उसे साफ कर दिया। कैसा है, मैंने पूछा। बहुत मीठा और बहुत टेस्टी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगली बार मैं तुम्हें स्ट्रीट फूड वाली गली में ले चलूंगा, वहाँ और भी बहुत सारी टेस्टी चीजें मिलती हैं, मैंने कहा। मेरी इस बात पर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे नहीं पता था, लेकिन वो हमारे बचपन के उस वादे को आज भी याद रखे हुए थी, जब हमने एक साथ एक पार्क में खेलने का वादा किया था। घर पहुंचते ही वो सारा सामान आ चुका था। मैं गेस्ट रूम में बेड पर वो नई और सॉफ्ट चादर बिछा रहा था। वो अपना नया तकिया लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। मैं कर दूं, उसने पूछा। मैं कर लूंगा, मैंने कहा। मुझे डर है कि कहीं तुम खुद को भी इस चादर के साथ में सिल दो। मैंने वो तारों वाली नीली चादर बेड पर बिछाई और उसे उठाते हुए मजाक में कहा, अब ये पूरा बेड और ये पूरा कमरा तुम्हारा है। जब तक तुम बोर ना हो जाओ तुम यहाँ रह सकते हो। मेरी ये बात सीधे उसके दिल पर लगी। वो एकदम से मुड़ी और मैं देख सकता था कि वो रो रही थी। शायद ये पहली बार था जब उसे किसी घर के होने का एहसास हुआ था, एक ऐसा घर जहाँ उसकी कोई परवाह करता हो। मैंने बात को थोड़ा हल्का करने के लिए मजाक में कहा, इतनी जल्दी खुश मत हो, मैं तुमसे किराया लूंगा, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन सोच लो कि तुम ये सब कैसे चुकाओगी। मेरी ये बात सुनकर उसने अपने आंसू पोंछे और मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान थी। मैंने उसे सेटल किया और फिर मैं आराम करने के लिए सोफे पर लेट गया। तभी अचानक घर की डोरबेल बजी। घंटी की आवाज सुनकर वो एकदम से डर गई और पीछे हट गई। पिछले जन्म की वो खौफनाक रात मेरे दिमाग में ताजा हो गई। मेरी नसें तन गई। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुझे डर था कि कहीं दरवाजे के बाहर वही कातिल ना खड़ा हो। मैं झटके से सोफे से उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ा। वो भी घबराकर पीछे हटी। मैं तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे छुपा लिया। मैं दबे पांव दरवाजे तक गया और मैंने पिकोल से बाहर झांका। बाहर जो इंसान खड़ा था उसे देखकर मेरी रुकी हुई सांस में सांस आई। वो जियांग ये था, वही जियांग ये जिसे कल रात मैंने उस तेज बारिश में अस्पताल के पास देखा था। लेकिन वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? मैंने खुद को शांत किया और दरवाजा खोला। सामने जियांग खड़ा था और उसके हाथ में एक स्टील का थर्मस था। जियांग ये तुम यहाँ इस वक्त? मैंने हैरानी से पूछा। जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बिना काम के अपने भाई से मिलने नहीं आ सकता? कल रात तुम इतनी तेज बारिश में मेरे लिए बाहर आए थे, मुझे डर था कि कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। बीमा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये गरम जिंजर सूप लेकर आऊं। मुझे समझ आ गया, कल रात मेरी उन चेतावनी भरी बातों का उस पर इतना गहरा असर हुआ था कि उसने सच में मुझे अपना बड़ा भाई मान लिया था। तभी उसकी नजर मेरे कंधे के पीछे गई। जियांग एकदम से चौंका। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मुझे देखा, फिर मेरे पीछे खड़ी उसे देखा और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक बहुत ही शरारती सी मुस्कान गई। वो एकदम से थोड़ा झुका और जोर से बोला, भाभी जी को नमस्ते। लग रहा है मैं आज गलत टाइम पर आ गया। ये सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो इतनी घबरा गई कि झट से मेरे पीछे पूरी तरह छुप गई। जियांग ने वो थर्मस मेरे हाथ में थमाया और आंख मारते हुए कहा, ये लो भाई, इसे गरम गरम पी लेना। और हाँ, ये सूप भाभी जी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इससे पहले कि मैं उसे कुछ समझा पाता या उसकी गलत फहमी दूर करता, जियांग ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अच्छा भाई मैं चलता हूँ, मुझे वापस अस्पताल जाकर माँ का ख्याल भी रखना है, तुम दोनों कंटिन्यू करो। और वो किसी रॉकेट की तरह सीढ़ियों से नीचे भाग गया। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आ गया। वो अभी भी नर्वस खड़ी थी। उसका चेहरा किसी टमाटर की तरह लाल हो रहा था। लोग कहते हैं कि वो
स्कूल का सबसे बुरा और खतरनाक गुंडा है, उसने नजरें झुकाए हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा। लेकिन वो तो बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा था। मैं थर्मस लेकर किचन की तरफ गया और बोला, इंसान को कभी उसके बाहरी रूप से जज नहीं करना चाहिए, उसकी भी अपनी एक कहानी है। कई बार हालात और मजबूरियां इंसान को वो बनने पर मजबूर कर देती हैं जो असल में नहीं होता। मैंने थर्मस खोला, उसमें से अदरक और खजूर के सूप की बहुत ही अच्छी और मीठी महक आ रही थी। मैंने 2 कटोरी सूप निकाला और एक कटोरी उसकी तरफ बढ़ा दी। लो इसे पी लो, कल रात तुम भी तो बारिश में बहुत भीगी थी, मैंने कहा, तुम्हें भी गर्माहट की जरूरत है। उसने सूप का एक घूंट लिया। उस मीठे और हल्के तीखे सूप की गर्माहट से उसके चेहरे पर एक सुकून आ गया। मैंने सच में नहीं सोचा था कि वो इतना अच्छा इंसान होगा। उसने सूप पीते हुए मुस्कुरा कर कहा, बस जिंदगी की मजबूरियों ने उसे गुंडा बनने का दिखावा करने पर मजबूर कर दिया था। मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे की वो प्यारी सी मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। शायद जिंदगी की मजबूरियों वाले इन शब्दों ने उसे उसकी अपनी उस दर्दनाक सच्चाई, उसके अकेलेपन और उसकी अपनी मजबूरियों की याद दिला दी थी। वो चुपचाप नजरें झुकाए अपना सूप पीने लगी। मैंने उसे देखा, उसकी वो खामोशी और उसका वो उतरा हुआ चेहरा मुझे अंदर तक चुभ गया। मैंने मन ही मन खुद से कहा कि चाहे जो हो जाए, मैं अब चेहरे पर कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा। मुझे उसके परिवार के बारे में बस थोड़ा बहुत ही पता था। पिछले जन्म में जब मैं उसके केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब मैं उसके पेरेंट्स से मिला था, लेकिन मुझे वहां से कोई खास सुराग नहीं मिला था। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था और दोनों ने अपनी अलग अलग फैमिली बना ली थी। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। ये बात मुझे इस नतीजे पर पहुंचाने के लिए काफी थी कि उस तूफानी रात को वो बेचारी बेघर होकर मेरे पास क्यों आई थी। इस सब का कनेक्शन उसकी अपनी फैमिली से ही था। पिछले जन्म में मुझे पड़ोसियों से पता चला था कि उस रात वो अपनी माँ के घर से बारिश में भागते हुए निकली थी क्योंकि उसका अपने सौतेले पिता से झगड़ा हुआ था। अफवाह तो ये भी थी कि उसने अपने सौतेले पिता को चाकू मार दी थी, लेकिन जब मैं पूछताछ करने गया तो उन दोनों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो आदमी सिर्फ फिसल कर गिर गया था और गलती से उस चाकू पर जा गिरा जिससे उसकी माँ सेब छील रही थी। उन्होंने ये बताया कि झगड़ा इस बात पर हुआ था क्योंकि सौतेले पिता ने उसके फोन में किसी लड़के की फोटो देखी थी। उसके घर से निकलने के कुछ ही देर बाद वो दोनों अस्पताल चले गए थे। सीसीटीवी फुटेज से ये साबित हो गया था कि वो अस्पताल में ही थे, इसलिए वो मर्डर के सस्पेक्ट नहीं हो सकते थे। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें उसकी मौत की खबर दी तो उसके सौतेले पिता के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। और उसकी माँ वो वहीं बेहोश हो गई और बाद में सदमे से पागल हो गई। जिस बात ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था वो ये थी कि इन्वेस्टिगेशन में मुझे पता चला अपनी माँ के घर से निकलने के बाद वो अपने सगे पिता के घर भी गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वहां से भी बाहर आ गई। सर्विलांस कैमरे में साफ दिख रहा था कि उसका सिर झुका हुआ था और वो पहले से भी ज्यादा डिप्रेस्ड लग रही थी। उस भयानक तूफानी रात में उसे उसके दोनों सगे पेरेंट्स ने अपने घर से बाहर निकाल दिया था और सब जगह से हार कर दोनों घरों से ठुकराए जाने के बाद वो आखिर में मेरे दरवाजे पर आई थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि जब उसने मेरा दरवाजा खटखटाया होगा तो वो अंदर से कितनी डरी हुई और टूटी हुई होगी। उसने कितने रिजेक्शन सहे होंगे। जब भी मुझे ये सब याद आता है तो गिल्ट का एक समंदर मुझे डुबोने लगता है। मेरा सिर दर्द से फटने लगता है और मैं खुद से नफरत करने लगता हूँ कि मैंने उसे उस रात मना क्यों किया। लेकिन शुक्र है किस्मत का जिसने मुझे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिया है। इस बार मैं किसी भी कीमत पर उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके लिए गर्म दूध लेकर लिविंग रूम में आया। वो सोफे के एक कोने में सिकुड़ कर बैठी किताब पढ़ रही थी। उस हल्की और वार्म रोशनी में उसका चेहरा बहुत ही मासूम और प्यारा लग रहा था। तभी मेरी नजर उसके बाएं हाथ की कलाई पर गई। वो अनजाने में ही अपनी कलाई पर बने एक हल्की गुलाबी रंग के चांद जैसे निशान को सहला रही थी। इसे पीकर देखो। मैंने दूध का गिलास उसके हाथों में देते हुए कहा, मैंने इसमें थोड़ा शहद मिलाया है। उसने गिलास पकड़ा और वो मुझे थैंक यू बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी उससे मेरी वो बात याद आ गई जो मैंने पहले कही थी कि मुझे थैंक यू मत बोलना। उसने झट से अपने शब्द वापस निकल लिए। दूध की उस हल्की सी महक के बीच मैंने नोटिस किया कि वो जो किताब पढ़ रही थी वो कोई आम किताब नहीं थी। वो बुक शेल्फ से मेरी निकाली हुई एक पुरानी एस्ट्रोलॉजी की किताब थी। क्या बात है? मैंने मजाक करते हुए पूछा, क्या तुम कोई फॉर्चून टेलर बनना चाहती हो? उसने एक बहुत ही क्यूट सी स्माइल दी और बोली, हाँ, जब मैं ये सीख जाऊंगी ना तो मैं तुम्हारा फ्यूचर बताऊंगी। उसकी इस प्यारी सी बात पर हम दोनों मुस्कुराने लगे। माहौल बहुत ही हल्का और खुशनुमा हो गया था। लेकिन तभी खिड़की के बाहर से अचानक एक बहुत ही तेज और चुभने वाली आवाज आई, जैसे किसी गाड़ी ने बहुत जोर से ब्रेक मारी हो, टायरों के रगड़ने की वो खौफनाक आवाज। उस आवाज को सुनते ही वो एकदम से डर के मारे सुन्न पड़ गई। उसकी पीठ एकदम तन गई और उसके हाथों में रखा वो दूध का गिलास लड़कने ही वाला था। इससे पहले कि दूध गिरता, मैंने झट से अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को और उस गिलास को कसकर पकड़ लिया। मैंने खिड़की के बाहर देखा। बारिश थम चुकी थी और सड़क पर सन्नाटा था। सब कुछ नॉर्मल था। मैंने एक गहरी सांस ली और उसकी घबराहट कम करने के लिए उसका हाथ धीरे से थाम लिया। डरने की कोई बात नहीं है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जब तक तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया है तुम्हें कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता। मेरी इस बात पर उसके चेहरे की सिकुड़न थोड़ी कम हुई और एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं तो कहूंगा कि तुम्हें मेरी कुंडली भी देख लेनी चाहिए, मैंने हंसते हुए कहा, ताकि पता चले कि हम दोनों की जोड़ी जमेगी या नहीं। ये सुनते ही उसका चेहरा लाल हो गया। वो शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने नोटिस किया कि उसने पहले ही छुपकर हमारी कुंडलियां मिला ली थी और वो बहुत अच्छे से मिल भी रही थी। वैसे तुम कॉलेज में क्या पढ़ना चाहती हो? मैंने उससे पूछा। मैंने अभी तक कुछ तय नहीं किया है, उसने कहा। ठीक है, तुम जो चाहो वो पढ़ सकती हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस याद रखना तुम मेरी ऋणी हो। वो थोड़ी देर तक चुप रही, अपनी उंगलियों से खेलते हुए। फिर उसने धीरे से कहा, मैं साइकोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ। मेरी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। साइकोलॉजी? क्यों? मैंने पूछा। मेरी माँ को डिप्रेशन है, उसने उदास स्वर में कहा। शायद इसी वजह से वो ऐसा व्यवहार करती हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं उनके बारे में और जान सकूं तो शायद मैं उनकी मदद कर सकूं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मुझे समझ
समझ आ गया कि वो अपनी माँ की बीमारी को लेकर कितनी परेशान थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा। तुम्हें जो भी पढ़ना हो तुम पढ़ सकती हो, मैं तुम्हारे लिए नोट्स बनाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। वो मुझे हैरानी से देखने लगी। लेकिन तुम तो खुद अपनी क्लास में एक औसत स्टूडेंट हो, उसने कहा, और मैं तो टॉपर्स में से एक हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा ट्यूटर हूँ। मैंने उसे साबित करने के लिए तुरंत अपनी किताबें निकाली और कुछ मुश्किल सवालों को हल करने लगा। पिछले जन्म में मैंने पुलिस एकेडमी में दाखिले के लिए बहुत पढ़ाई की थी, इसलिए ये सवाल मेरे कोई मुश्किल नहीं थे। मेरी स्पीड और सटीकता देखकर वो हैरान रह गई। उसकी आंखों में एक चमक थी और वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई जादूगर हूँ। तो इसका मतलब है कि मुझे तुम्हें ट्यूशन फीस भी देनी पड़ेगी? उसने हंसते हुए पूछा। बिल्कुल, मैंने भी हंसते हुए कहा, और अगर तुम नहीं दे पाई तो तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। मैंने मजाक में उसे एक खाली कागज और पेन दिया। तो फिर तुम एक सर्विस एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं कर देती? मैं सोच रहा था कि वो हंसते हुए मुझे मना कर देगी, लेकिन उसने बहुत ही गंभीरता से वो कागज और तो स्टोरी का पहला पार्ट यहाँ एंड होता है। लेकिन सच तो ये है कि असली गेम अभी स्टार्ट हुआ है। असली मर्डरर अभी अंधेरे में छुपा है, सबकी नजरों से दूर। कौन है वो? जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि पार्ट 2 में जो रिवील होगा उसे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा।